स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का एक नया टॉपिक जो कि है आज परागण के बारे में। क्या होता है पॉलिनेशन, कितने प्रकार के होते हैं, आज की क्लास में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर कीजिए और उन्हें बता दीजिए कि आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है जिसका टाइमिंग है शाम 7 बजे। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं पढ़ाई थी, जिसमें कि एक होती है आपकी निषेचन पूर्व प्रवस्था, और निषेचन पूर्व प्रवस्था में आपकी दो घटनाएं घटती है। एक होता है आपका युग्मक जनन की क्रिया और दूसरी होती है आपकी युग्मक स्थानांतरण की क्रिया। अगर आप सभी को याद होगा तो ये जो युग्मक जनन की प्रोसेस थी ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। हमने देखा था कि जो नर संरचना होती है पुष्प की पुंकेश्वर भाग, उसमें किस तरीके से आपके लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है जिससे कि लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और आपको पता है कि ये लघु बीजाणु परिपक्व होता है परागकण के रूप में, और यही जो परागकण होगा आगे चल करके दो नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया भी पढ़ी थी। किस तरीके से पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपके एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये आगे चल करके भ्रूण कोष का निर्माण करता है जो कि एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है। और इसी भ्रूण कोष के अंदर आपका होता है मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रोसेस था वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है युग्मक जनन की। अब बात करते हैं कि इन दोनों का संलयन होना है, क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण हो गया है तो ये आपस में संलयित होंगे। लेकिन अभी संलयन होने से पहले ये एक दूसरे से काफी दूर स्थित है, तो ये किस तरीके से एक दूसरे के पास पहुंचेंगे इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस टॉपिक का नाम है युग्मक स्थानांतरण। तो किसी भी पुष्प में ये जो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है इसे हम जानते हैं परागण के नाम से, जिसे हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो पॉलिनेशन की क्रिया है इसके पश्चात ही पुष्प का जो नर युग्मक होगा जो परागकण होता है वो नर युग्मक में विभाजित होता है, या हम कह सकते हैं नर युग्मक का निर्माण करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर बात आती है, आपके पास देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या कि जो 60% आपके पुष्प पादप होते हैं, 60% जो आपके क्या होंगे पुष्प पादप होते हैं, उनमें अगर हम देखते हैं तो उनमें जब ये परागण की क्रिया होती है यानी कि युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होगी, उस परागण के बाद ही यहाँ पर क्या होगा, जब परागण में ये जो परागकण होते हैं ये मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। परागण के बाद जो आपके क्या होते हैं परागकण होते हैं, ये आगे चल करके जब ये मादा शरीर पर पहुंचेंगे, मादा शरीर की कहाँ वो चिपचिपी संरचना वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तभी क्या होगा इनमें यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुछ में तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं परागण के बाद क्या हो रहा है, 60% ऐसे पादप है जिनमें क्या होगा नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। लेकिन वही कुछ अगर हम बात करते हैं 40% पादपों की, तो 40% ऐसे पादप भी होते हैं जिनमें ये जो क्रिया होती है नर युग्मक निर्माण की क्रिया ये कहाँ हो जाएगी, ये पहले ही कहाँ हो जाती है, परागण से पहले होती है, यानी कि पराग कोश में हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डेटा आपको याद रखना है, इतनी बात आप सभी को क्लियर रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन दी गई है क्या कि 60% से अधिक जो आवर्तबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिका चरण में झड़ते या सम्मिलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर के परागकण के झलने से पहले ही 2 नर युग्मक बना देते हैं। ठीक है, और अनेक प्रजातीय परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी। अब यहाँ पर जो आपका वो जो पाउडर फॉर्म की हम बात कर रहे थे किसी भी पुष्प के ऊपर, जिसको हमने परागकण कहा है, पोलन ग्रेन कहा है, उसकी क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं।
एक तो क्या होता है, वो जो परागकण होता है वो क्या करता है, एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत सारे लोगों देखे ना, किन्हीं को, बहुत सारे लोगों को पुष्पों से एलर्जी होती है, तो वो पुष्पों से नहीं होती बल्कि उनके जो परागकण होते हैं वो पाउडर फॉर्म होते हैं, जब वो उनके श्वास नाल में प्रवेश करते हैं तो उनको क्या हो जाएगी, यहाँ पर एलर्जी हो जाती है, जिससे कि उनको क्या होंगी, श्वसनीय वेदना पैदा होती है। ठीक है, जो कभी कभी चिरकालिता श्वसन विकार जैसे कि उनमें दमा, श्वसनीय शोध आदि के रूपों में विकसित हो जाती है। ठीक है, भारत में अगर आयनित गेहूं के साथ आने वाला जो गाजर घास की अगर बात करेंगे, ठीक है, जैसे पार्थिनियम को हमने कहा है, वो भी क्या है, आपके परागकण, उसके भी जो परागकण होते हैं वो मनुष्य में एलर्जी के कारण बनते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जो परागकण है वो कैसे है, उनकी एक विशेषता ये है कि वो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप क्या देखोगे कि वो जो परागकण होंगे वो कैसे होते हैं, प्रोटीन, उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है, तो बहुत सारे खिलाड़ी उन परागकणों की गोलियों का इस्तेमाल भी करते हैं। क्लियर बात हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आगे कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। देखो वही बात की है कि परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियों के लेने का प्रचलन बढ़ गया है। जो पश्चिमी देश होंगे वहां पर भारी मात्रा में पराग उत्पादन गोलियां और सीरम के रूप में बाजारों में उपलब्ध है, और पराग खपत का यह दावा है कि ये क्या करते हैं, खिलाड़ी एवं धाव जो होते हैं, वो जो धावक होते हैं वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पराग कणों की गोलियों का उपयोग करते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गई है बात। तो ये आपका टॉपिक था परागकण के ऊपर। अब बात करते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम है परागण क्रिया यानी कि पॉलिनेशन। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, परागकण जो है वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म है, लेकिन ये जो परागण की हम बात कर रहे हैं, ये पॉलिनेशन, ये एक क्रिया होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि परागण की क्रिया किसे कहते हैं। आप सभी को मैंने कहा कि नर युग्मक आपको संरचना, ये जो नर की संरचना है आपको इसमें क्या दिखाई देते हैं, ये जो पाउडर फॉर्म है इन्हें हम कहते हैं परागकण। परागकण यानी कि हम इन्हें क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये रहे आपके पोलन ग्रेन। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर मादा संरचना भी बना देते हैं। तो ये हमने मादा संरचना बनाई, जिसमें हमने देखा जो इसका सबसे ऊपरी भाग है जो कि चिपचिपा होता है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र भाग। ठीक है, यानी कि स्टिग्मा भाग कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, अंडाशय आ गया। क्लियर बात है, ये इसका अंडाशय आ गया। उसके बाद हमने देखा ये जो होती है उसकी वर्तिका होती है। क्लियर बात है, इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। हमने एक नर संरचना मादा संरचना बनाई। क्लियर बात है। अब देखो होता क्या है, परागण की हम बात कर रहे हैं। परागण स्थानांतरण की एक क्रिया है कि देखिए आपको पता है कि मादा युग्मक तो इस बीजांड के अंदर ही था ना, वो अंड कोशिका यही थी। ठीक है, तो अब ये जो नर युग्मक है आखिर ये अंड कोशिका तक कैसे पहुंचता है, तो इसके लिए ये जो परागकण है इसका इस मादा के शरीर पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए होता क्या है, पुष्प के नर भाग परागकोशे, परागकणों का, ये क्या है, परागकणों का किसी भी माध्यम के द्वारा, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है, परागकणों का किसी भी माध्यम द्वारा, किसी भी माध्यम द्वारा। अब ये जो माध्यम होगा, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये वो सारे कारक होंगे जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि ये जो माध्यम होगा ये वायु हो सकती है, जल हो सकता है, ठीक है, कीटों के द्वारा हो सकता है, या फिर जीवों के द्वारा हो सकता है। किसी भी माध्यम के द्वारा कहाँ स्थानांतरित होना, मादा के यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की क्रिया है ना, स्थानांतरण होने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, होने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है? अब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें ये कह रहा है कि जो आपके क्या है, ये जो परागकण हो रखे हैं, इन परागकणों का, ये जितने भी परागकण हैं, इन परागकणों का किसी भी माध्यम से, या तो ये वायु हो सकती है, वायु से उड़ करके, ठीक है, या तो जल माध्यम से हो करके, और या फिर किसी कीटों के पैरों पे चिपक करके, किसी भी माध्यम के थ्रू ये जो परागकण होंगे, जब ये कहाँ स्थानांतरित हुए, परागकोश से इस मादा के वर्तिकाग्र पर आ चुके हैं, यहाँ स्थानांतरित हुए हैं, तो ये जो स्थानांतरण की क्रिया हो रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, परागण कहते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण बोल रहे हैं ना, तो ये युग्मक स्थानांतरित होकर के कहाँ जा रहे हैं, मादा शरीर के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। क्लियर बात है। तो ये जो स्थानांतरण की क्रिया होती है, स्थानांतरण की इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जो परागण होते हैं ये अलग अलग माध्यमों के द्वारा भी होंगे, ठीक है, लेकिन आप देखोगे ये जो परागण होते हैं इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये परागण की हमने बात करी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास परागण क्रिया तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो पुष्प होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। हम क्योंकि परागण के प्रकार को जानेंगे, ठीक है, कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा संरचना एक दूसरे के बहुत पास होती है, तो ये किस तरीके से परागण होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग पुष्पों में होंगे, कि अलग अलग पादप में उपस्थित होंगे। तो इसके लिए पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके जो पादप होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और जो पुष्प होते हैं वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इनके अंदर परागण की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले हम अपने इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आपके पास दिया गया है द्विलिंगी और एकलिंगी पुष्प, ठीक है। क्या होते हैं द्विलिंगी पुष्प और क्या होते हैं आपके एकलिंगी पुष्प। देखो ध्यान से देखना, इसमें पुष्प की बात हो रही है, फूल की बात हो रही है, तो फूल को ध्यान में रख करके आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है और एकलिंगी पुष्प कौन सा है। तो यहाँ पर मैं दो प्रकार के आपको पुष्प बना करके दिखा रही हूँ। एक यहाँ पर आपके पास, माना बात हम यहाँ पर पुष्प ही बना देते हैं, ठीक है। एक पुष्प आपके पास ये रहा, ठीक है, एक पुष्प आपके पास ये रहा, और दूसरा पुष्प मैंने कहा एक क्या है, पुष्प आपके पास ये रहा, ठीक है। देखो पहला पुष्प मैं दिखा रही हूं, इसमें मैंने कहा कि इसमें क्या है, नर संरचना, पुंकेश्वर भी है, ठीक है, एक ही पुष्प पर पुंकेश्वर भी है, और इसी पुष्प में आप क्या देख रहे हो, इसी पुष्प में इसकी क्या है, स्त्री केसर यानी कि मादा संरचना भी इसी पुष्प में है, ठीक है। तो ऐसे पुष्प जिसमें क्या होगी, एक ही पुष्प में नर और मादा संरचनाएं उपस्थित होती है, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, आपके द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्लियर बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पुष्प जिसमें नर संरचना पुंकेश्वर और मादा संरचना स्त्री केसर एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी का मतलब एक लिंग उपस्थित, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें क्या होगा, नर या मादा में से केवल एक ही संरचना उपस्थित होगी, ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो मानववाद ये पूरा पुष्प है, तो इसमें मानववाद हम क्या देखते हैं, इसमें केवल और केवल कौन से भाग होंगे, इसमें पुंकेश्वर के भाग ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे पुष्प में आप क्या देख रहे हो, इस पूरे पुष्प में केवल एक ही पुष्प है। अगर हम किसी दूसरे पुष्प को बनाओ तो मानववाद इस पुष्प में केवल और केवल आपकी मादा की संरचना है, तो ये दोनों अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो पुष्प होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं, क्योंकि हम पुष्प की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आपके यहाँ पर आसपास आप देखोगे, आपके पास बहुत सारे, आप देखोगे आसपास बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होंगे, और बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी होंगे। क्लियर बात है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये हमने पुष्प में ध्यान रखा। अब हम बात करते हैं किसमें, एक प्लांट कब एक लिंगी होता है और कब एक द्विलिंगी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो कैसे, अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं, पौधे की यहाँ पर बात आई, पौधा भी क्या होता है, एक लिंगी द्विलिंगी होता है। मैं आपके सामने 3 पौधे बना रही हूँ और आप देखोगे इन तीनों पौधों में आपको अलग अलग संरचनाएं दिखाई देगी। एक पौधा मैंने ये बनाया, ठीक है, एक पौधा मैंने क्या बनाया, ये बनाया, दूसरा पौधा मैं ये बना रही हूँ, दूसरा पौधा मैंने ये बनाया। क्लियर बात है। और तीसरे पौधे में मैं यहाँ पर 2 पौधे बना रही हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने कहा मैं यहाँ पर 2 पौधे बना रही हूँ, या कितने भी बना सकती हूँ, ठीक है। एक पादप आप ऐसा देख रहे हो जिसमें कि ये जो पादप है, ठीक है, इस पादप में जो पुष्प लगा हुआ है उसमें क्या है, एक ही पुष्प में नर संरचना भी है और इसमें क्या होगी, मादा संरचना, ठीक है, मादा संरचना भी इसी पुष्प में है। यहाँ पर नर भी इसी पुष्प में है और मादा भी इसी पुष्प में, ठीक, यहाँ पर भी क्या होगी, नर संरचना भी इसी पुष्प में है और मादा संरचना भी इस पुष्प में है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा पुष्प मैंने ऐसा बनाया कि इसमें क्या है, पुष्प में
या तो केवल इसमें क्या होगी, इसके पुष्प में नर संरचना है एक ही पुष्प में, और या तो यहाँ पर केवल क्या होगी, मादा संरचना, यानी कि नर और मादा संरचना आपको क्या दिखाई देगी, अलग अलग पुष्पों में दिखाई देगी। और तीसरे प्रकार के ऐसे पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप क्या देखोगे, या तो इस पूरे संरचना में इसके पास जितने भी, इस पौधे के अंदर जितने भी पुष्प लगे होंगे उन सब में केवल एक ही यहाँ पर क्या होगा, नर संरचनाएं ही होंगी, ठीक है। और माना बात, जैसे कि या तो इसमें क्या होगा, नर संरचना होगी, या तो क्या होंगे, इसके सारे जो पुष्प होंगे उसमें क्या होंगे, सारी की सारी मादा संरचनाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, या तो नर होगी या तो क्या होंगी, केवल मादा संरचना होंगी। तो आप यहाँ पर पुष्प भी देख रहे हो और आप प्लांट भी देख रहे हो, ठीक है। पहले वाले जब हम पुष्प की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप देखोगे ये जो यहाँ पर ये प्लांट है, इस प्लांट में आप क्या देख रहे हो, इसमें आपकी नर संरचना मादा संरचना दोनों उपस्थित है ना। अगर हम इसके पुष्प को देखो, पहले तो हम इस पौधे को देखेंगे, पौधा कैसा है, क्योंकि इसमें नर और मादा संरचनाएं दोनों उपस्थित है, इसलिए ये जो पौधा है ना, ये जो आपका पौधा होगा ये कैसा होगा, आपका द्विलिंगी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें नर संरचना भी आपको दिखाई दे रही है, मादा संरचना भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पुष्प की जब हम देखेंगे तो इसका पुष्प कैसा होगा, इसका पुष्प भी कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, क्योंकि इसके एक पुष्प में नर और मादा संरचनाएं दोनों उपस्थित है। तो ये भी कैसा होगा, पुष्प भी इसका द्विलिंगी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पादपों की हमने बात करी जब, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अगले पॉइंट की। अगला जो हमने पुष्प देखा, अगर आप इसमें पादप की बात करोगे तो पादप कैसा है इसका, इसमें पादप में आप क्या देख रहे हो, नर की संरचना भी उपस्थित है, मादा की उपस्थित है, दोनों ही उपस्थित है। तो इसका मतलब पादप कैसा है, इसका द्विलिंगी पादप है ना, द्विलिंगी पादप है। लेकिन जब हम इसके पुष्प की बात करेंगे तो क्या आपको पुष्प क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये पुष्प में द्विलिंगी कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि इस पुष्प में अकेला नर संरचना है। इसके दूसरे पुष्प में हम क्या देख रहे हैं, मादा संरचना देख रहे हैं। लेकिन पौधा तो हम देख रहे हैं ये द्विलिंगी है, लेकिन इसमें उपस्थित जो आपके पुष्प है वो कैसे है, एक लिंगी है, क्योंकि क्या है, अलग अलग पुष्पों में आपकी अलग अलग लिंग की संरचनाएं उपस्थित होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद तीसरे प्रकार के पुष्प देख रहे हो, तो अगर आप इसको देखो चाहे इसको देखो, ये एक पादप की बात करें तो इसमें सारी संरचनाएं नर की है, तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही नर, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही लिंग उपस्थित है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो पादप है वो कैसे है, एक लिंगी है। एक लिंगी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर या तो नरी संरचना है या तो मादाई संरचना है। और अगर इनके पुष्पों को भी देखोगे, इस पुष्प को देखो तो इसमें केवल एक लिंग है, इस पुष्प को देखो तो इसमें एक लिंग है, तो इसका जो पुष्प होगा वो भी आपको कैसा दिखाई देगा, एक लिंगी दिखाई देगा। तो क्या आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि आपके अलग अलग, आपके आसपास बहुत सारे पुष्प होंगे और उन सभी में आप अगर देखोगे तो अलग अलग आपको यहाँ पर लिंग दिखाई देने के लिए मिलते हैं। क्लियर बात हो गई है, बताइए जरा, समझ में आ गया है, ठीक है। इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर एक और चीज छोटी सी हम देख सकते हैं, क्या यहाँ पर हमने बात करी ना, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, ठीक है। जैसे कि द्विलिंगी पुष्पों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल में सरसों, ठीक है, और आपका मटर जो होगा वो द्विलिंगी में आ जाएगा। और एक लिंगी की बात करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें पपीता जो होता है, ठीक है, पपीता आपका कैसा पादप है, ये जो पपीता होता है ये आपका एक लिंगी पादप होता है। इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पपीता का जो पुष्प होगा वो एक लिंगी होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। हमने पुष्प के आधार पर भी लिंग देख लिए है और पादप के आधार पर भी हमने लिंग की बात कर ली है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम, जब हमें ये पौधा और पुष्प की सब चीज पता चल गई है तो अब बात करते हैं परागण के प्रकार में, ठीक है, कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आपने देखा पुष्प भी अलग अलग प्रकार के, एक लिंगी द्विलिंगी, है ना, पौधे भी अलग अलग प्रकार के, एक लिंगी द्विलिंगी। तो अब यहाँ पर परागण निर्मित किस प्रकार से होता है, इसके प्रकार भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, आपकी जो परागण की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो परागण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन परागण, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पर परागण, पर परागण। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। देखो,
स्वपरागण की क्रिया क्या होगी, जब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जो आपके परागकण होते हैं वो उसी पुष्प में स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या होंगे, जब परागकण का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा, तो इसको हम परपरागण कहेंगे। ठीक है, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि आपके बुक में दिया गया है परनिषेचन के नाम से। ठीक है, परनिषेचन के नाम से। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, स्वपरागण की बात करते हैं, तो इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका स्वयुग्मन की क्रिया, एक हो जाएगी स्वयुग्मन, ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण। ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों में अंतर देखो क्या होता है। जब हम स्वपरागण की बात करेंगे तो इसमें जो परागकण होते हैं ये या तो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, और या तो ये उसी पादप जिस पे पुष्प लगा है उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो ऐसे जो पादप होंगे इनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, जितने भी स्वपरागण से परागणित पुष्प होते हैं उनमें अगर हम आनुवांशिक विभिन्नता की बात करते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता की बात करते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता की बात करते हैं, या भिन्नता है ना, विभिन्नताएं की बात करेंगे, विभिन्नताएं, विभिन्नता। ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नता की बात करेंगे तो उसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। लेकिन परपरागण या परनिषेचन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो पुष्प है वो किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र, किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होगा। तो इसका मतलब ये अपने गुणों को कहाँ ले जा रहा है, किसी दूसरे पादप के शरीर पे ले जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नताएं यानी कि जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देगी, आनुवांशिक विभिन्नताएं दिखाई देती है, विभिन्नताएं उपस्थित होती है। अब आपको इतनी बात ध्यान रखना है। तो एक तरीके से आप देखोगे जो परागकण के प्रकार होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, स्वपरागण होता है या स्वयुग्मन होगा, सजात पुष्पीय परागण होता है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के आपको यहाँ पर परागण के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, फिर आ जाता है सजात पुष्पीय परागण, ठीक है, जेंटोगैमी, उसके बाद परनिषेचन, जीरोगैमी। क्लियर। अब एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम स्वयुग्मन की बात करते हैं। तो देखो स्वयुग्मन क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि जो पादप होगा वो भी द्विलिंगी होगा, क्योंकि इसमें जो पुष्प उपस्थित होंगे उसमें नर और मादा की संरचना उपस्थित होती है। तो मैंने इसमें जितने भी पुष्प बनाए, ये जो पुष्प होते हैं स्वयुग्मन में आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस पुष्प में नर संरचना भी उपस्थित होगी। ठीक है, इस पुष्प में ही आप क्या देख रहे हो, मादा संरचना भी उपस्थित होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर हर पुष्प में आप देखोगे नर भी है और आप क्या देख रहे हो, इसमें मादा भी संरचना है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, जब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे जब जो परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है, नर में उपस्थित परागकण है, इनका स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, इनका स्थानांतरण इनकी ही वर्तिकाग्र, इनके ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो रहा है। तो इस तरीके का जो यहाँ पर परागण की क्रिया हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं। तो स्वयुग्मन के लिए हमें देखना है कि यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प भी कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। और अगर पादप की बात करते हैं, पादप भी कैसा होगा, यहाँ पर द्विलिंगी होगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, जब क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं परागकणों का स्थानांतरण। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब क्या है, परागकणों का स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण की अगर हम बात करेंगे, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होती है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं। इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है।
कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखना है। स्वयुग्मन के लिए आपका सूरजमुखी और मटर जो होगा इसमें आपको स्वयुग्मन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा मटर और आपका आ जाएगा सूरजमुखी। सूरजमुखी, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? तो स्वयुग्मन परागण की वो क्रिया है जिसमें पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर पुष्प भी द्विलिंगी है और यहाँ पर पादप भी द्विलिंगी। ये जो पुष्प है इसका जो यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो आपका नर परागकण है, ये परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्वयुग्मन ऑटोगैमी, एक ही पुष्प के परागकोशीय वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होगा। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एक वर्तिकाग्र खुलता है, अनावर्त होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। यानी कि स्वयुग्मन के लिए परागकण वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता का मतलब है कि इन सभी का परिपक्वन एक साथ होना चाहिए, परागकोश का भी, परागकण का भी और वर्तिकाग्र पर। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, काफी पास होते हैं, क्योंकि एक ही पुष्प पे दोनों संरचना है तो पुष्प एक तरीके से बहुत पास होते हैं। ये नर संरचना, मादा संरचना आसानी से क्या हो गए, परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार का जो परागण होता है उसे हम क्या कहेंगे, सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो परागण होगा उसे सजात पुष्पीय परागण कहेंगे। तो जब भी हम सजात पुष्पीय परागण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो पादप होता है वो तो द्विलिंगी होगा। मैंने इसमें पुष्प बनाए, ठीक है, इसमें हमने क्या बनाए, यहाँ पर पुष्प बनाए, लेकिन इसमें पुष्प तो क्या है, यहाँ पर एक लिंगी होगा। यानी कि या तो इसमें क्या होंगी, नर संरचना ही होगी, ठीक है, या तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, कहीं पर मादा संरचना, ठीक है, कहीं पर नर संरचना, कहीं पर मादा संरचना, माना बाद ये मादा संरचनाएं है, ठीक है, और कहीं पर क्या हो रही है आप देख रहे हो, कहीं पर नर संरचना। यानी कि इस पुष्प में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर केवल एक लिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, मादा। हम क्या देख रहे हैं, पुष्प। देखो सजात पुष्पीय परागण में जो पुष्प है वो कैसा है, वो एक लिंगी है, ठीक है, यानी कि इसमें पुष्प, आपके जो पुष्प होगा उसमें केवल एक लिंग ही उपस्थित होगा, एक पुष्प में एक लिंग उपस्थित होगा। लेकिन अगर हम इसके पादप को देखें, क्योंकि पादप तो पूरा है ना, पूरी बॉडी है, तो इसमें नर और मादा संरचना एक ही पादप पे उपस्थित है, तो ये कैसा पादप है, द्विलिंगी पादप है, ठीक है। अब देखो इसमें परागण की क्रिया होती कैसी है, इसमें क्या होता है, जब पराग कणों का, माना बात ये नर संरचना, तो ये पराग कणों का स्थानांतरण उसी पादप में उपस्थित किसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। यानी कि परागकण क्या हुए, उसी पादप के किसी दूसरी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं। इस प्रकार का जो परागण है वो सजात पुष्पीय परागण है। समझ में आ गया? इसमें आपको आनुवांशिक विभिन्नता देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो पादप है ये एक ही है, नर की जैसी, मादा की जैसी आनुवांशिकता होगी वैसी ही नर की होगी, है ना। तो अगर नर इसी में यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा तो सेम ही यहाँ पर क्या होंगे, जीन्स भी पहुंच रहे हैं, तो कोई आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब क्या हो रहा है, जो पराग कण होंगे, पराग कणों का स्थानांतरण, ठीक है, पराग कणों का स्थानांतरण क्या हो रहा है, उसी पादप की, उसी पादप के, पादप में स्थित किसी अन्य पुष्प में, किस स्थित अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो रहा है, अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो रहा है, वर्तिकाग्र पर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं सजात पुष्पीय परागण। क्लियर बात है? और ऐसा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मक्का में देखने के लिए मिलेगा। मक्का में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सजात पुष्पीय परागण देखने के लिए मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, इसको एक बार पढ़ ले, यहीं पर देख लेते हैं। तो देखो क्या है, पौधे को इससे फायदा, एक ही पादप के एक पुष्प, देखो क्या है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण
क्या कहलाएगा? सजात पुष्पीय परागण कहलाएगा। यद्यपि सजात पुष्पीय परागण क्रियात्मक रूप से परागण है जिसमें कि एक कारक सम्मिलित होगा है। सजात पुष्पीय परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है क्योंकि इसमें परागण उसी पादप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो पुष्प है वो एक लिंगी है और यहाँ पर पादप क्या है, द्विलिंगी है। क्लियर बात है, इसलिए हमने इसको सजात पुष्पीय परागण को हमने स्वपरागण या स्वयुग्मन के नाम से जाना। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे परागण में। तीसरा परागण एक ऐसा परागण है जिसमें आपको आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम परनिषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें काफी सारे आपको कारकों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक पुष्प बनाया। देखो इसमें क्या होगा, पादप भी एक लिंगी होगा। ठीक है, एक लिंगी, पादप भी एक लिंगी होगा और यहाँ पर जो पुष्प होना चाहिए उसको भी कैसा होना है, एक लिंगी होगा। तभी जाकर के यहाँ पर परनिषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो परनिषेचन में आप देखोगे आपके पास माना बात दो पादप है। एक पादप ऐसा है जिसमें आपकी मादा संरचना है। क्लियर बात है, केवल मादा मादा संरचनाएं होंगी, इनमें सारी मादा ही संरचनाएं होंगी। और एक पादप आपका ऐसा है जिसमें केवल कैसी संरचनाएं होंगी, नर नर की संरचना होगी। केवल कैसी होंगी, नर नर की संरचनाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी कि जब क्या हो रहा है, जो परागण की क्रिया हो रही है। ठीक है, जब क्या होगा, परागण की क्रिया, अर्थात जब पराग कणों का स्थानांतरण किसी एक पादप के पुष्प से किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम परनिषेचन या परपरागण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पर क्या हुआ है, जो पराग कण है, पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का जो क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, स्थानांतरण। ठीक है, ये पराग कणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप की पुष्प की, किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिका, किसी दूसरे पादप की पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर हो तो इस प्रकार का जो परागण होगा इसे हम क्या कहेंगे, परपरागण कहते हैं। और इसमें आप सभी को एग्जाम्पल याद रखना है सेब और अंगूर का। बताओ क्या आपको क्लियर हो गया है, सेब और आप इसमें लिख सकते हो अंगूर का। तो आपने देखा तीन प्रकार के आपके पास परागण की क्रिया होती है। स्वयुग्मन में जब क्या होगा, जब पराग कणों का स्थानांतरण उसी पादप पे उपस्थित उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होगा। क्लियर, ये स्वयुग्मन हुआ। लेकिन सजात पुष्पीय परागण में आपने देखा कि यहाँ पर नर युग्मक या हम कह सकते हैं पराग कणों का स्थानांतरण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। और परनिषेचन के लिए यहाँ पर पराग कणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, परपरागण। और आपको देखा कि इसकी जो आनुवंशिकता होगी वो इससे अलग होगी। तो यानी कि यहाँ पर ये जो जिस नर युग्मक इस परागण में जो भी आनुवंशिक गुण होंगे वो यहाँ पर इसकी संतति में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगी। समझ में आ गया। जबकि उस वाले केस में आपको दोनों में ही नहीं दिखाई देंगी क्योंकि पादप क्या होगा उन दोनों केस में द्विलिंगी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तीन तरह के आपके परागण की क्रिया होती है। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। एक और यहाँ पर बात कर रहे हैं उन्मीलीय परागणी पुष्प और अनुमीलीय परागणी पुष्प के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास तीन प्रकार के ऐसे यहाँ पर पुष्पों के नाम दिए हैं, वायोला, ऑक्सैलिस और कोमेलिना। ये तीन ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें आपको दो प्रकार के पुष्प देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इन पुष्पों में आप देखोगे नीचे की साइड कुछ ऐसे पुष्प उपस्थित होते हैं जो कैसे होंगे, बंद प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो कैसे होंगे, बंद प्रकार के होते हैं। और ऊपर जो उपस्थित पुष्प होंगे उसमें आप देखोगे वो जो पुष्प होंगे उसमें आपको कैसे दिखाई देंगे, खुले प्रकार के। तो यानी कि जब हम इन पुष्पों में बंद प्रकार के, तो इसमें जो नर युग्मक, ठीक है, नर संरचना और मादा संरचना वो एक ही पुष्प में है। ठीक है, नर संरचना मादा संरचना एक ही में है और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास उपस्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो परागणों का स्थानांतरण होगा वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही होता है। समझ में आ गए। तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका स्वयुग्मन को शो,
युग्मन को शो कर रहे हैं। तो ऐसे जो आपके पादप होते हैं जिनमें आपको पुष्प बंद प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें हम अनुमेलिय परागणी पुष्प कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? अनुमेलिय परागणी पुष्प। ठीक है, अनुमेलिय परागणी पुष्प कहलाएंगे। इसको व्हाइट से लिख देते हैं। ठीक है, अनुमेलिय। ठीक है, अनुमेलिय परागणी पुष्प। तो अनुमेलिय परागणी पुष्पों में क्या होता है? स्वयुग्मन की क्रिया होती है, क्योंकि इनके जो पुष्प होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं। वही ऊपर की साइड हम देखेंगे तो इनके जो पुष्प होते हैं वो खुले होते हैं। ठीक है, तो खुले होंगे तो इस तरीके से इसमें नर और मादा संरचनाएं एकदम खुले रूप में उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर चांसेस है या तो यहाँ पर स्वयुग्मन हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके परागण या तो इसी की वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं, या फिर इसके परागण कहाँ हो सकते हैं? किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पुष्प होंगे ये खुला होंगे, खुले पुष्प होते हैं, खुले पुष्प होंगे। ठीक है, और इनमें आप क्या देखोगे? इनमें आपको यहाँ पर या तो स्वयुग्मन की क्रिया देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर स्वयुग्मन भी होता है, और यहाँ पर चांसेस ज्यादा भी है कि यहाँ पर परनिषेचन की क्रिया हो जाए। तो ऐसे जो परागणी पुष्प होते हैं जिनमें आपको स्वयुग्मन और आपको दोनों परनिषेचन दोनों को देखने के लिए मिलते हैं, इन पुष्पों को हम कहेंगे उन्मीलिय परागणी पुष्प। ठीक है, उन्मीलिय परागणी पुष्प कहते हैं, परागणी पुष्प कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपको पुष्प के नाम भी ध्यान रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, समझ में आ गए? तो ये परागकण क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, परागकण के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने आज की क्लास में डिस्कशन कर दिया। अब हम लास्ट जो डिस्कशन करेंगे वो किसका करेंगे? जब हम बात करेंगे किसके? परागकणों के कारकों की, परागण क्रिया के कारण, परागण क्रिया के कारक कौन कौन से के कारक की बात करेंगे। अर्थात कारक कौन होंगे? कारक की मतलब एजेंट है ना, यानी कि कौन यहाँ पर सहायता कर रहे हैं इन परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तो वो कारक अलग अलग प्रकार के होंगे। वायु से उड़ करके भी जा सकते क्योंकि इतने हल्के होते हैं, पाउडर फॉर्म में आपके परागकण, जल के थ्रू जा सकते, कीटों के थ्रू जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? परागण क्रिया के कारक। कारक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लियर बात हो गई है? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको परागण क्या होता है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार एनसीईआरटी लाइन पढ़ोगे बहुत अच्छे से आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ जितने बच्चे हमारे साथ नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप साइंस दीवाने विद्याकुल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, जो भी पीडीएफ नोट्स होगा वो यहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आप इस हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी परेशानी हो यहाँ डिस्कशन कर सकते हो। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।